मैं अपना प्रॉफिट बिजनेस के लाइफ टाइम में कभी देख ही नहीं पाऊंगा। अपनी परफॉर्मेंस को मैं कभी भी एनालाइज कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बिजनेस की लाइफ तो अनलिमिटेड है। तो मुझे बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ को छोटे छोटे स्पैन में, छोटे छोटे टाइम पीरियड में बांटना पड़ेगा, ठीक। और वो जो छोटा टाइम पीरियड होगा उसको ही हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे स्पैन ऑफ टाइम में डिवाइड कर लेते हैं और उस स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, ये जांचने के लिए कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है और हमारी पोजीशन क्या है। परफॉर्मेंस ये बताती है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, पोजीशन ये बताती है कि हमारी एसेट और लायबिलिटी कितनी है। हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जानने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक फिक्स ड्यूरेशन में ही बनते हैं, ठीक। और उसी ड्यूरेशन को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। मोस्टली ये हर बिजनेसमैन के लिए 1 साल का होता है, और वो जो 1 साल होता है वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, और कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो इस साल 1 अप्रैल को शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च में खत्म होगा। लेकिन कैलेंडर ईयर वो होता है जो इस साल 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और अगले साल 31 दिसंबर को एंड होगा। तो इसके अंदर हमें कितना करना होगा ये मैं आपको बताता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। We find prepared to know whether it has earned profit or incurred loss during the period। ये भी सही है, ये लाइन भी बहुत अच्छी है। यहां तक तो ओके है बिल्कुल, और मैं बता रहा हूं आपको। The financial statements are therefore नहीं करेंगे prepared at regular interval, normally after a period of 1 year, so that the timely information is made available to the users को information मिल जाए, and this interval of time is called accounting period। बस इतना ही करना है जितना मैंने बताया। ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसको कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं और इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं। ये क्या बताता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट लग तो रहा है कि हिस्ट्री की बात हो रही है, यानी कि मैं पहले आपको अलग से समझाता हूं, फिर आपसे बात करूंगा इस कंसेप्ट के बारे में। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। मैं मशीन की बात करूं, मशीन मैंने परचेज की थी 5 साल पहले 1 लाख रुपए।
अब वो जो 1 लाख रुपए इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन है, कभी थोड़ा सा घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आज इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो 1 लाख नहीं है, वो 1,20,000 है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1,20 है और उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जब हमने इसको एक्वायर किया था तो ये चीज हमें 1 लाख की पड़ी थी, ये चीज हमें 1 लाख की पड़ी थी, ठीक है। तो यहां पर मशीन कितने की दिखाई जाएगी? यहां पर मशीन हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही दिखाई जाती है, यानी कि 1 लाख रुपए। ये कंसेप्ट ये बताता है कि दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस, जिस पर उसको खरीदा गया था, ठीक है ना। ब्रैकेट में आप एक्विजिशन कॉस्ट लिख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन। ये सब चीजें तो मैंने जर्नल चैप्टर में समझा भी रखा है कि देखो कोई मशीन, कोई फर्नीचर आप परचेज करते हैं तो वो आपको कितने का पड़ा, प्लस उसको लाने का और इंस्टॉल कराने का कितना खर्चा हुआ, मतलब रेडी टू यूज करने तक के सारे खर्चे उसी कॉस्ट में ऐड होते हैं, तब जाके बनता है उसका परचेज प्राइस, तब जाके बनता है उसका परचेज प्राइस, ठीक है। और वो एसेट उसी कॉस्ट पर बिजनेस में दिखाई जाती है। एग्जाम्पल है टू इलस्ट्रेट, एग्जाम्पल भी आपको इसमें लिखना है। टू इलस्ट्रेट ऑन जून 2005 an old plant was purchased for 50 लाख रुपए by Shiva Enterprises, which is into the business of manufacturing detergent powder, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है। An amount of 10,000 was repairing, spent on transporting, 25,000 रुपए उसकी इंस्टॉलेशन में खर्च हो गए। हमने प्लांट 50 लाख का परचेज किया था, 10 खर्च हुए, 15 खर्च हुए रिपेयरिंग में, 25 खर्च हुए इंस्टॉलेशन में, ठीक है ना। तो प्लांट मुझे घर आके पड़ा 50,50,000 का, इसे बोलूंगा मैं परचेज प्राइस। तो दिस इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट की हिस्टोरिकल कॉस्ट है और पूरा नोट करना है। एग्जाम्पल क्योंकि इजी है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा आपको नोट करवाया बेटा। और आगे देखता हूं कि कुछ आपके मतलब का हुआ तो। हाँ देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने क्यों अपनाई, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ आगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हम इसलिए अपना रहे बेटा, इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि कॉस्ट हमेशा सेम रहती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इजीली वेरीफाइबल फ्रॉम द परचेज डॉक्यूमेंट, जब आपने खरीदा था। लेकिन अगर मैं मार्केट प्राइस पे शो करूं तो मार्केट प्राइस रिलायबल नहीं होता और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और उसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा ही नोट करने लायक है, क्योंकि इसमें आप बना के लिख सकते हैं, वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, एसेट्स का नाम रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी एसेट लो, ये एग्जांपल 2 आप दे सकते हो, बस आगे इसका कुछ ही नोट करना। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रिंसिपल्स और ये कंसेप्ट और एजम्पशंस आप कर रहे हो, जब तक आप कॉमर्स साइड का यूज करोगे, जब तक आप कॉमर्स साइड से रिलेटेड कोई भी कोर्स करोगे, इवन चाहे वो बीकॉम है, बीबी है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, पीसीएस है, आईएएस है, नेट एग्जाम्स है, टीचिंग के एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में, हर कंटेंट में प्रिंसिपल्स तो आने ही आने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एवर कंटेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम।
कॉमर्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर नहीं होता, इसलिए इस चैप्टर को आप बाय हार्ट पढ़ेंगे, नॉट ओनली फॉर द पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 11th और सीए फाउंडेशन, ये आपकी लाइफ में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वाह, इसके बारे में वो बच्चे जानते हैं जो थोड़ा बहुत बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट ये बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप करो, इसका टू फोल्ड इफेक्ट यानी कि डबल साइडेड इफेक्ट जरूर पड़ता है। यानी कि जितना इफेक्ट इसका एसेट साइड में पड़ता है, सेम इफेक्ट उसका कैपिटल और लायबिलिटी साइड पे पड़ता है, ठीक है ना। और यही प्रिंसिपल, यही कंसेप्ट बेस है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल में फर्स्ट चैप्टर आपका है, कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का होना है, कुछ लोगों का चल रहा है, इस चैप्टर का बेस ही है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आओ बताता हूं मैं कहां तक करना है। इजी लैंग्वेज है एनसीईआरटी में, वो क्या तो हेडिंग डलेगा, फिर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ ड्यूल और टू फोल्ड इफेक्ट। इतना स्क्रीनशॉट लो। हर ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट है, देयरफॉर टू बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। तो हर ट्रांजैक्शन का दो जगह रिकॉर्डिंग होता है। इन अदर वर्ड्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, कम से कम दो अकाउंट जो रिकॉर्ड होंगे। एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने यहां से यहां तक का, ये भी इजी है आपके लिए। कैश बढ़ गया, उधर से कैपिटल पे फर्क पड़ा, कैपिटल और कैश, कैपिटल और एसेट पे फर्क पड़ा। फिर यहां से ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर सकते हैं। बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि आपको कंसेप्ट लिखने हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं घुसना, बस रीजन बताना होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के ऊपर बेस्ड है। एक मिनट मैं पूरा कंबाइन कर दूं, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस बेटा, पूरे कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हाईलाइट किया वो आपके काम का है, उतना आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का दूसरा नाम है रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। कंसेप्ट के नाम में ही छुपा होता है उसका मीनिंग, उसका पर्पस। कंसेप्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं, इस कंसेप्ट का पर्पस क्या है, नाम में छुपा होता है। रेवेन्यू यानी कि वो चीजें जहां से हमें मनी जनरेट होता है, जहां से इनकम जनरेट होती है, वो चीजें रेवेन्यू है। जैसे गुड्स बेचना, आपने अगर गुड्स बेचा तो रेवेन्यू। आपने अपनी दुकान किराए पर दी है किसी को, वहां से किराया मिल गया या मिलने वाला है, दोनों ही चीजें रेवेन्यू कहलाती हैं। फिर आगे आया रियलाइजेशन या रिकॉग्निशन। इसका मतलब क्या होता है कि कब मानेंगे कि रेवेन्यू हुई, ठीक है ना। आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं इसको कि कब मानेंगे कि रेवेन्यू हुई, ये कंसेप्ट ये बताता है। तो रेवेन्यू जनरेट तब मानते हैं बेटा जब वो रियलाइज हो जाए, ठीक है ना। जब आपको पक्का हो जाए कि या तो वो मिल गई या वो मिलेगी, आपने सर्विस दे दी है, आपने अगर अपनी तरफ से परफॉर्मेंस दे दी है, सर्विस दे दिया, गुड्स आपने बेच दिया, तो रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड।
चाहे पैसा मिला हो या पैसा ना मिला हो। इसका कैश से मतलब नहीं है, इसका आपकी सर्विस से मतलब है कि आपने सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर दिया। The concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting records। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, अगर उससे रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, तो उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रेवेन्यू तब मानना है जब वो रियलाइज्ड हो जाए। यानी रियलाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? वैसे तो इसका मतलब वसूल होना होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि या तो वो रिसीव्ड हो जाए या हमें राइट वर्ड अच्छा नहीं है अकाउंटिंग के लिए, ऑथराइज वर्ड अच्छा है। ऑथोराइज्ड टू रिसीव, यानी कि या तो वो रेवेन्यू हमें मिल गई या वो रेवेन्यू मिलने का अधिकार मिल गया। दोनों ही केस में रियलाइज्ड मानते हैं इसको, तब जाके उस कंसेप्ट को, उस इनकम को हम अपने रेवेन्यू मानेंगे और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड अदर, व्हेन रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, कि रेवेन्यू रियलाइज कब मानते हैं? मैंने कहा ना आपको, ये तो रिसीव हो जाए या अथोराइज टू रिसीव हो जाए। ब्रैकेट में आप ये दो शब्द लिख देंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, थ्योरी गजब की बन जाएगी। रेवेन्यू इज ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखो यहां से मैं अभी पढ़ रहा हूं, आपके काम का होगा तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू इनफ्लो ऑफ कैश है, या तो गुड्स बेच के, सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है ना, और यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, यानी कि एंटरप्राइज के रिसोर्सेज किसी और रिसोर्स से इनकम कमा रहे हैं, रॉयल्टी आ रही है, रेंट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, या तो यहां से। या सेकेंडली, रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव। कितनी बढ़िया बात लिखी है, लीगल राइट का मतलब वही तो है जो मैंने ऊपर वर्ड यूज किया, ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज वर्ड भी अच्छा है, लीगल राइट वर्ड भी अच्छा है, दोनों ही वर्ड यूज करो कहीं ना कहीं। दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड। आपने गुड्स तो बेच दिया, लेकिन उधार बेचा, क्रेडिट सेल है, तो उसे भी रेवेन्यू मानना है, और गुड्स बेचते ही उसे सेल मान लेना है। उसे उस टाइम पीरियड की सेल मानेंगे जब आपने गुड्स बेचा है, व्हेन सेल्स आर मेड। उसे तब के टाइम पीरियड की सेल नहीं मानना है जब पैसा मिलेगा। मैंने 2019 में गुड्स बेचा दिसंबर में, और मुझे जो मनी मिला वो अप्रैल 2020 में मिला, तो सेल वो 2019 दिसंबर की मानी जाएगी, वो अप्रैल 2020 की सेल नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। पैसा चाहे अप्रैल में मिला हो, लेकिन आपने गुड्स परफॉर्मेंस दे दी है दिसंबर 2019 में, तो दिसंबर 2019 की ही सेल मानेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कहां से कहां तक आपको नोट करना है बेटा। ये सारा बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज है, और जितना मैंने लिखवाया वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है बेटा। स्क्रीनशॉट लो बेटा। पढ़ना तो पूरा ही चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस थ्योरी के अंदर तो आपको पूरा रीडिंग करना चाहिए। ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है, जिसके पास नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उनको भेज दूंगा बेटा। मैचिंग कंसेप्ट, मैं कहूंगा कि जो आप ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, या जो हम परफॉर्मेंस निकालते हैं,
बिजनेस की परफॉर्मेंस निकालने के लिए जो भी स्टेटमेंट बनता है उस स्टेटमेंट का पूरा बेस है मैचिंग कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे ही इस कंसेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हर जगह पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हर जगह कहीं ना कहीं मैचिंग कंसेप्ट का यूज है। अब ये तो मैंने इसकी महिमा का वर्णन किया, अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। देखो, मुझे जबरदस्ती बताना पड़ेगा, हालांकि इसका टाइम नहीं आया, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। एक ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी बार बता रहा हूं उतनी आपको समझ में आ जाएगी। ये इसकी डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आते हैं खर्चे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इधर आती हैं इनकम्स एंड गेन्स। टोटल रेवेन्यूज आती हैं, कहां कहां से पैसा आ रहा है या आने का राइट आ रहा है। ठीक है, अब आपने एक एसेट परचेज करी बेटा, एसेट परचेज करी जिसकी लाइफ है 10 साल। ठीक है, ये मान के चलो कि हर साल वो इक्वली यूज होगी और उसकी कीमत है 5 लाख और 10 साल बाद वो 0 हो जाएगी। अभी फिलहाल इजीएस्ट एग्जांपल मान के चलते हैं। अब आप सोचो और बताओ कि 10 साल में 5 लाख खत्म हो जाएंगे और हर साल वो इक्वली यूज हो रही है, तो हर साल वो कितनी यूज हो रही है, कितने रुपए की मशीन हर साल घट गई, वो एसेट घट गई। वो एसेट हर साल 50,000 रुपए की घट रही है, तभी तो 10 साल में जाके पूरे 5 लाख कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। एसेट कितने चलेगी, 10 साल चलेगी। एसेट को अगर मशीन की बात कर रहा हूं तो मशीन चलाने का हमें फायदा होगा। मशीन हमारी रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगी, रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगी, बिल्कुल करेगी। मशीन 10 साल काम करेगी, मशीन 10 साल काम करेगी, तो वो जो 10 साल में टोटल रेवेन्यू देगी, मशीन जो 10 साल में टोटल रेवेन्यू देगी, इस एक साल में उसका टोटल रेवेन्यू का 1/10 हिस्सा ही तो लिखा जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर रेवेन्यू दिखानी है। तो उस मशीन की वजह से जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो मुझे इनकम हुई, जो 10 साल में टोटल होगी, उसका 1/10 यहां पर आएगा। चाहे वो 70,000 है, चाहे वो 80,000 है, चाहे वो 40,000 है, कुछ भी है। और मशीन की जो टोटल कॉस्ट है वो 5 लाख है। तो मैं यहां पर 5 लाख को खर्चा नहीं मानूंगा, क्योंकि मशीन 10 साल चलेगी तो उसकी इनकम मुझे हर साल मिलेगी, तो इनकम का 1/10 इस साल में लिया जाएगा, तो खर्चे का भी 1/10 ही इस साल में लिखा जाएगा। पूरी मशीन थोड़ा ही यूटिलाइज हो गई, यानी कि जितनी उससे रेवेन्यू जनरेट होगी उतने ही प्रोपोर्शन का खर्चा दिखाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट, कि रेवेन्यू शुड मैच कॉस्ट ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। सेम टाइम पीरियड के खर्चे दिखाने हैं और सेम टाइम पीरियड की रेवेन्यू दिखानी है। टाइम पीरियड सेम होना चाहिए रेवेन्यू और कॉस्ट का। एक एग्जांपल और दूंगा इसके बाद, आप इसे नोट करो पहले। ले स्क्रीनशॉट। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, क्योंकि मुझे आपको ये नहीं समझाना कि ये एग्जांपल क्या है, मुझे आपको समझाना है कि मैचिंग कंसेप्ट क्या है।
आपके यहाँ एक वर्कर है, आपकी दुकान पर एक वर्कर काम करता है जिसकी सैलरी है 2000 पर मंथ। जिसकी सैलरी है 2000 पर मंथ। उसने, देखो आपका जो पूरा साल है वो 12 महीने का है, ठीक है। पूरे 12 महीने उसने काम किया, तो उसके काम करने की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुई, ठीक है ना, बाय हिज वर्क। मैं खाली उसके काम की बात कर रहा हूं, मैं टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। वो पूरे 12 महीने की हुई, बोलो हाँ या ना। मतलब उसने तो अपनी तरफ से 24,000 वाला काम आपको दिया। मैं बात 24 की नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम की कर रहा हूं कि उसने जो मेहनत करी वो पूरे 12 महीने वाली करी है। तो जब मैं खर्चों में उसकी सैलरी दिखाऊंगा, सपोज करो कि आपने उसे 10 मंथ की पे करी और आपने कहा 2 महीने की सैलरी बाद में ले लियो, तो 10 महीने की सैलरी कितनी होगी? 10 महीने इंटू 2, 20,000 रुपए आपने उसे पे कर दिए, ठीक है। तो खर्चा तो आप दिखा रहे हो 10 महीने का, और उससे रेवेन्यू यानी कि आपने उससे जो काम लिया वो पूरे 12 महीने लिया। तो दिस इज अगेंस्ट मैचिंग कंसेप्ट। इसलिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 200 रुपए के जो होते हैं, वो 2 महीने की जो सैलरी है उसे आउटस्टैंडिंग करके ऐड करते हैं। 2 महीने की सैलरी 4,000 रुपए हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमें दिखानी होती है पूरे 24,000 की सैलरी, पूरे 12 महीने की सैलरी दिखानी होती है, क्योंकि उससे मैंने काम पूरे 12 महीने लिया है। चाहे मैंने पे 10 महीने की करी हो, पर दिखाना मुझे पूरे 12 महीने की सैलरी पड़ती है। दिस इज ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जितने टाइम की रेवेन्यू आपको जनरेट हुई है उतने ही टाइम का आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको ट्रू एंड फेयर रिजल्ट मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है जो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और दूंगा, टेंशन बिल्कुल ना लो, तसल्ली से समझा के चलूंगा। अब एक दूसरा वर्कर काम करता है मेरे यहां, उसकी 3,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, 12 महीने काम किया, तो उसके थ्रू जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हुई उसके थ्रू वो पूरे 12 महीने की हुई। यहां पर मैं 36,000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट का मतलब टाइम पीरियड है, अमाउंट से नहीं है। रेवेन्यू जनरेशन पूरे 12 महीने का हुआ, लेकिन उसके घर में फंक्शन था, तो उसने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। जब मैंने खर्चों में सैलरी दिखाई तो उसको देने चाहिए थे 36,000, लेकिन वो मुझसे ले गया एक्स्ट्रा पैसे, 4,000 एक्स्ट्रा ले गया। वो मुझसे टोटल कितने ले गया? 40,000, ठीक है। अब मैंने रेवेन्यू दिखाई 12 महीने की और सैलरी में दिखा रहा हूं 12 महीने प्लस की। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट मैचिंग कंसेप्ट। ये भी मैचिंग कंसेप्ट के अगेंस्ट है। हमने 4,000 रुपए ज्यादा दिए, इसी वजह से यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने हमने उसे ज्यादा दिए हैं उसे प्रीपेड करके माइनस करते हैं और हम सैलरी दिखाते हैं 36,000। 12 महीने की ही दिखाएंगे, क्योंकि 12 महीने की ही इनकम जनरेट हुई है और टाइम पीरियड दोनों साइड का अगर सेम हो गया तो इसका मतलब मैचिंग कंसेप्ट हमने अप्लाई कर दिया। तो 12 महीने के ही खर्चे दिखाने हैं, 12 महीने की जब हमने उससे रेवेन्यू जनरेट की है। अब तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि उसमें से आपको कितना करना है। यहां से यहां तक तो बिल्कुल ओके है, ये वही बात है जो मैंने बताई आपको। इट इज सेड दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड।
एक्सपेंसेस उसी टाइम पीरियड की रेवेन्यू से मैच करने चाहिए। टाइम पीरियड की बात आई है मेन, ये ध्यान करना। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इंकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू और उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं मस्ट बिलोंग टू, देखो एम्फेसिस किस पे है, सेम अकाउंटिंग पीरियड पे है। ठीक है, तो ये ब्लू वाला आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मैं आगे देखता हूं कि इसमें कितना मोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो आप जो मैंने लिखे है ना उसका वर्ड यूज करके आप उसी को शो करो। एग्जाम्पल आप मेरे वाले शो करो, इसमें एग्जाम्पल आपको फिर समझ नहीं आएगा, ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगे बेटा। कंसेप्ट इतना ही करना है, बाकी एग्जाम्पल देना है बस आपको। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। एग्जाम्पल आप तीनों दे सकते हो जो मैंने दिए हैं, तीनों में से कोई एक भी दोगे तब भी आपकी थ्योरी कंप्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ये बेसिकली लीगली कंपलसरी कंसेप्ट है। जब कंपनीज अपने अकाउंट बनाती हैं तो अपने अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा दें। मान लो बैंक से लोन लेना है तो अपने लॉसेस को और अपने लायबिलिटीज को वो छुपा के और सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट बताई जा रही है, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट बताई जा रही हैं और एसेट्स ज्यादा दिखा रही हैं, जिससे हमारी पोजीशन साउंड दिखाई दे और बैंक जो है वो हमसे प्रभावित होकर, हमसे इफेक्ट होकर वो हमें लोन इजीली दे दे। तो किसी को बहकाने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए जो हम ये काम, गंदे काम करते हैं, उसी के अगेंस्ट ये कंसेप्ट बना है। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन यूजर्स को जानने के लिए जरूरी है, that should be included, all of them should be included in the financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन छुपी भी नहीं होनी चाहिए। बस का मतलब यह है कि कुछ छुपाना नहीं है, हर जरूरी इंफॉर्मेशन बतानी है। मैं आपको जितना करना है उतना हाईलाइट करूंगा, टेंशन ना लो आप। प्रिंसिपल का नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। The principle of full disclosure requires that all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements and their accompanying footnotes। स्टेटमेंट बनाओ, चाहे उसके नीचे फुटनोट दो, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। This is to enable the users to make correct assessment about the profitability and financial soundness of enterprise and help them to make informed decisions। बस यहां तक बहुत है, बस यहीं तक करना है। बस स्क्रीनशॉट ले लो।